हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम हमारे इस वीडियो में हमारे मेडाइवल इंडिया का जो पार्ट है इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द राष्ट्रकूटा डायनेसिटी, उसको हमने देखा। आज हम इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है राष्ट्रकूटा का, हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ राष्ट्रकूटास, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। तो राष्ट्रकूटास के जो रिगार्डिंग आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा राष्ट्रकूटास एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे राष्ट्रकूटा का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का था उसे हम देखने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो राष्ट्रकूटास थे तो यहाँ पर किंग एज सर्व्ड एज द सेंटर पॉइंट। ये तो सेंटर में था ही, एज अ किंग का ही रूल हुआ करता था। अंडर द किंग हमारे पास और भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी विच वॉज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो किंग जो था इसके पास तो सुप्रीम पावर थी ही। किंग वॉज हैविंग सुप्रीम पावर एंड सर्व्ड एज द सेंटर पॉइंट। तो ये एक सेंटर पॉइंट का हिस्सा था। किंग के जो है वो हमारा मोनार्कियल ही यहाँ पर एक हमें देखने को मिल रहा था, राइन देखने को मिल रहा था। किंग रूल था हमारा यहाँ पे, और किंग के अंडर जो था, किंग के अंडर एक हमारे पास वाइटल पोजीशन हमारे पास प्रेजेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते थे। चीफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड एज महासंधिवी गृह। महासंधिवी गृह। महासंधिवी गृह जो है, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उन्हें कहा जाता है। जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे इन्हें जो है वो एक पोजीशन दी जाती थी रिप्रेजेंटिंग अ 5 चीफ मोटिव्स। तो यहाँ पर 5 मोटिव्स इनके लिए यहाँ पर दिए जाते थे। इनको यहाँ पर डेडिकेट किए जा सकते हैं, या इनके जो हमारी पोजीशन थी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए 5 मोटिव, एक इस तरह के प्रतीक चिन्ह रखे जाते थे इसके लिए। फॉर द स्पेशली चीफ मिनिस्टर के लिए 5 मोटिव्स रखे जाते थे। 5 एक प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, 5 जो हमारे मोटिव्स थे जिन्हें प्रतीक चिन्ह बोला जाता है, वो यहाँ पर इस पोजीशन के लिए रखे जाते थे। वो इस पोजीशन के लिए ही रखे जाते थे। और ये 5 मोटिव्स चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कौन से हैं? 5 मोटिव्स। ये मोटिव्स कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले तो आएगा एक हमारा काउच। काउच जो होता है ये शंख कहा जाता है। काउच एक शंख होता है, हिंदी में से शंख बोला जाता है। शंख तो देखा होगा बहुत सारे जो हिंदू फैमिलीज़ हैं उनमें उनके जब घर आप जाओगे, किसी भी हिंदू फैमिली में जाओ आप, चाहे किसी जो है मंदिर में जाओ, तो वहाँ पर आपको एक शंख पड़ा हुआ दिखाई देगा। वो शंख जो होता है उसे काउच कहा जाता है। वो शंख आप अगर हिंदू फैमिलीज़ में जाते हो वहाँ पर भी रखा हुआ होता है। उनके घर में जो मंदिर बनते हैं उन मंदिरों में रखा जाता है। या अगर आप किसी बाहर मंदिर में जाते हो, पब्लिक प्लेस पे अगर आप किसी मंदिर पे जाते हो, वहाँ पर आप देखोगे तो फिर वहाँ पे आपको एक काउच, एक शंख देखने को मिलेगा। तो ये एक काउच यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करता था विच इज़ अ मोटिव रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर पोजीशन। तो यहाँ पर काउच होगा, काउच के साथ यहाँ पर एक फ्लैग होगा, एक फ्लैग होगा, और साथ में एक लार्ज ड्रम होगा, लार्ज ड्रम। ये एक दूसरा ड्रम होता है जो
हम कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक ढोल है, एक लार्ज ड्रम प्रेजेंट है। तो एक लार्ज ड्रम का मोटिव यहाँ पर प्रेजेंट होगा। साथ में यहाँ पर एक वाइट अम्ब्रेला दिखाई देगा, वाइट अम्ब्रेला, वाइट अम्ब्रेला। और एक हमें यहाँ पर दिखाई देंगे 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे यहाँ पर एज अ मोटिव, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इन 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है पंच महाशब्दास। इन 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है पंच महाशब्दास। पंच महाशब्दास कहा जाता है इन 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पंच महाशब्दास। तो ये हमने 5 मोटिव्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, विच आर रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। तो ये चीफ मिनिस्टर के लिए एक मोटिव्स जो थे वो यहाँ पर जो हैं वो दिए जाते थे। ये 5 मोटिव्स दिए जाते थे, ये एक प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। ये हमने डिस्कशन किए। इसके बाद आएगा हमारे पास एक कमांडर। इसके बाद चीफ मिनिस्टर के बाद एक पोजीशन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। वी आर टॉकिंग अबाउट राष्ट्रकूटास एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रकूटास एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एक पोजीशन हमें दिखाई देगी, दैट इज ऑफ द कमांडर। यहाँ पर एक कमांडर की पोस्ट हमें दिखाई देगी। ये जो होगी इसे बोला जाता है, जो कमांडर होता है उसे बोला जाता है, द कमांडर वॉज नोन एज दंडनायक। दंडनायक, दंडनायक कहा जाता है। और यहाँ पर हमें एक पोस्ट दिखाई देगी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। तो हमें यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की भी एक पोस्ट दिखाई देगी। फॉरेन मिनिस्टर की एक पोस्ट होगी जिसे बोला जाता है महाशखापतलाधिकृता। महाशिखापतलाधिकृता ये एक बहुत लंबा नाम है। रिमेंबर इट बाय ब्रेकिंग द वर्ड्स। इतने लंबे नाम को याद रखना, आई रियली एग्री कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है। इतना लंबा नाम नहीं याद रह पाता है। एक तो देखो एक सिंपल सा नाम भी रख सकते थे, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो, इन्होंने इतना लंबा नाम रखा, वो भी एक फॉरेन मिनिस्टर का। चाहते तो एक प्यारा सा छोटा सा नाम दे सकते थे, जैसे कमांडर को दिया था दंडनायक। कितना आसान है इसे याद करना, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का जो नाम है वो याद करना बहुत ही, उसकी पोजीशन का नाम है ये, फॉरेन मिनिस्टर का नाम नहीं था ये। ऐसा मत सोचना कि ये एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति की पोजीशन का नाम है, उसका डेजिग्नेशन है। हम उसके डेजिग्नेशन को बात कर रहे हैं, तब नहीं उनको पता था कि ये फॉरेन मिनिस्टर होगा। ये तो हमें हिस्ट्री को हमने जब देखा, सर्च किया, जो हमारे सर्च टीम जाती थी उसने ये सब चीज़ों को यहाँ पर लेकर के हमारे सामने आई, तब हमें पता चला कि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि ये उन्हें पता था कि ये एक फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो उनकी अपनी ही मस्ती चल रही थी, उन्होंने बड़े बड़े नाम रख दिए। महाशखापतलाधिकृता, इतना लंबा नाम याद रखना, आई डू एग्री कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बट आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके भी इसे याद कर सकते हैं। राइट इट ऑन एनी पेपर। कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, वहाँ पर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर कौन थे हमारे राष्ट्रकूट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका नाम लिख लीजिए। पहली बार में गलत लिखा जाएगा, याद नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम में जब आप वो गलती को लिखोगे ना, देख करके उसके दोबारा उसे सही करोगे, तो आपको याद रहेगा कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, तो ये मुझे रिपीट नहीं करनी है, तो वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखने की कोशिश किया करो।
तो ये फॉरेन मिनिस्टर का नाम है महाशकापतलाधिकारिता। तो एक इतना लंबा नाम है ये, फॉरेन मिनिस्टर की डेजिग्नेशन थी ये इनकी। इसके बाद हमारे पास एक मिनिस्टर आते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत इजी नाम है, नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी जी का नाम जितना आसान है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का नाम भी उतना ही मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना मोदी जी का नाम आज सबसे इजी है। यू आर रिमेंबरिंग मोदी जी's नेम बिकॉज यू आर रिपीटिंगली मेमोराइजिंग हिज नेम अ नंबर ऑफ टाइम्स। उनका नाम आपने न्यूज़ में कहीं सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, आपके पास गूगल पर भी आपके पास न्यूज़ आती होंगी, वहाँ पर भी आपने नेम देख लिया। इस तरीके से आपको उनका नाम बहुत अच्छे से याद रह गया। अभी प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर की देखो, ये प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तिगत नाम नहीं है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा ये इसकी पोस्ट का नाम होगा। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को कहा जाता था महामत्याज, महामत्याज, महामत्या कहा जाता था। और इन्हें कहा जाता था पूर्णमत्या, और इन्हें कहा जाता था पूर्णमत्या, पूर्णमत्या कहा जाता था। महामत्या और पूर्णमत्या कहा जाता था। तो ये इनकी पोस्ट का नाम है, ऐसा नहीं है कि ये इनका व्यक्तिगत नाम हुआ करता था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को राष्ट्रकूटा की जो डायनेसिटी है इसके अंडर जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा तो यहाँ पर हमें एक पोस्ट नज़र आई, वो थी प्राइम मिनिस्टर की, जिसे महामत्या का पोस्ट कहा जाता था या पूर्णमत्या का पोस्ट कहा जाता था। और ये सभी जो हुआ करते थे, जितने भी हमने यहाँ पर जो मिनिस्टर्स के बारे में देखा, आइदर द कमांडर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो इनका जो नाम हुआ करता था, इनकी जो डेजिग्नेशंस हुआ करती थी, ये सभी पोजीशंस जो थे ये लिंक करते थे विद किंग एंड विद द गवर्नमेंट। जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी, वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट होगी, हमारे किंग की गवर्नमेंट थी, मोनार्की के अंडर आ रहे थे, मतलब किंग के अंडर आ रहे थे। ये लिंक करते थे किंग के साथ, किंग के साथ ये लिंक थे, और किंग के साथ ही ये मोनार्क के साथ लिंक हो जाएंगे। अगर किंग के साथ लिंक होंगे तो साथ ही साथ ये मोनार्की से भी जुड़े रहेंगे। मतलब कि ये जुड़े हुए थे हमारे जो किंग है उसके साथ, और जो मोनार्क था और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ ये लिंक थे। लिंक्ड विद किंग एंड गवर्नमेंट, किंग एंड गवर्नमेंट के साथ इनका लिंक हुआ करता था, इन सभी पोजीशंस का लिंक था। तो ये थे हमारे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। अब हम राष्ट्रकूटास की जो आर्मी है उसे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर आएंगे हमारे राष्ट्रकूटास आर्मी। तो इनकी आर्मी किस तरह की थी, इनकी आर्मी कैसी थी, इनकी आर्मी कैसी थी? जो राष्ट्रकूटा डायनेसिटीज थी, दे कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, काउंटलेस एलिफेंट्स एंड सेवरल हॉर्समैन। तो यहाँ पर बहुत सारे हॉर्समैन हुआ करते थे, बहुत ही जो काउंटलेस एलिफेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, बहुत ही इतने एलिफेंट्स थे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन उनकी गिनती ख़त्म नहीं होने वाली। दिस इज़ काउंटलेस। यहाँ पर बहुत ही नंबर ऑफ एलिफेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे इनकी आर्मी में। तो इनकी आर्मी में इन्फेंट्री भी थी। तो इनकी जो आर्मी थी दैट कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, न्यूमरस और काउंटलेस एलिफेंट। आप काउंटलेस भी लिख सकते हो, न्यूमरस भी लिख सकते हो। एलिफेंट्स प्लस सेवरल हॉर्सेस और हॉर्समैन्स, हॉर्समैन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते थे। और अगर हम यहाँ पर देखें, जो मन्या खेत था
वॉज द मोस्ट एविडेंट फुट मिलिट्री जो थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारी फुट मिलिट्री प्रेजेंट हुआ करती थी। जो मन्याखेत था, मन्याखेत दैट वाज द कैपिटल, ये कैपिटल रहा है हमारी राष्ट्रकूटा डायनेसिटी का। तो जो कैपिटल था हमारा मन्याखेत, मन्याखेता जो कैपिटल था, यहाँ पर हमें जो युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा जो आर्मी थी, जो हमें हमारे फुट मिलिट्री थी, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो थी यहाँ पर प्रेजेंट थी, और यहाँ से ही बहुत ज़्यादा आर्मी जो हमें देखने को मिलती थी। यही वो जगह थी जहाँ से हमें जो युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा तैयार जो सैनिक हुआ करते थे, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे फुट सोल्जर्स के लिए। फुट सोल्जर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, और ये एक जो है एक अच्छी एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मन्याखेत प्रेजेंट है, क्योंकि मन्याखेत में बहुत ज़्यादा हमें फुट सोल्जर्स देखने को मिले। यहाँ पर फुट सोल्जर्स थे, फुट सोल्जर्स और फुट मिलिट्री यहाँ पर थी। और अगर हम यहाँ पर देखें, जो किंग हुआ करता था दैट पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स, और हमारे जो किंग्स हुआ करते थे वो इस वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे विद एनॉर्मस डिफेंस फोर्सेस, बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस के साथ। देखो, आप अगर युद्ध में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर जीत हासिल करके ही लौटोगे, या वहाँ पर आपके जितना पावरफुल कोई नहीं होगा। तो सामने वाला भी उतना ही पावरफुल होगा। अगर वो आपसे युद्ध के लिए आ रहा है तो वो भी उतना ही पावरफुल होगा। वो भी कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके आया होगा, उसकी भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी। वो भी अगर आपसे कंपटीशन करने के लिए आया है, आपसे वॉर करने के लिए आया है, तो वो भी चुप रहने के लिए नहीं आएगा। वो भी आपका जो है मुकाबला करने के लिए आएगा। जब भी आप देखोगे कोई भी हम गेम खेलते हैं, तो गेम में भी हम दो टीम्स आती हैं, एक टीम ए एंड टीम बी। और दोनों इस तरह से तो नहीं आती कि दोनों की स्ट्रैटेजीज जो होंगी वो होंगी ही नहीं, दोनों की प्लानिंग्स नहीं होंगी, प्लॉटिंग्स नहीं होंगी, कोई भी चीज़ों को करने का तरीका नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो वो स्ट्रैटेजी अलग लेकर के आएंगे। एक ही गेम है, एक गेम में देखो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में रूल्स एक ही होते हैं, प्लेयर्स एक जैसे होते हैं, बस प्लेयर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी की स्ट्रेंथ कम होती है। तो यहाँ पर वॉर में भी इसी तरह से ही होता है कि दो टीम्स आ रही हैं, तो दोनों टीम्स में अगर हम देखें तो फिर एक की स्ट्रेंथ हो सकता है किसी में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी हो, किसी में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी हो, दोनों बराबर के अच्छे हैं। तो फिर वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा जब युद्ध होगा कि इनमें से कौन जीतेगा। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, रूल्स सेम होते हैं, गेम सेम है, तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी सेम कैसे रख सकते हैं। दोनों दोनों अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज लेकर के आते हैं। जैसे आप यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो बहुत सारे लाखों बच्चे यहाँ पर आकर के जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी है, आपकी अपनी है, आपके जो कॉम्पिटिटर होगा उसकी अपनी है। हर इंडिविजुअल पर्सन की यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी अलग होगी। बहुत सारे टॉपर्स को आपने सुना होगा कि हमने ये फॉलो किया और हमारा पहले या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हमारा क्लियर हो गया, या हमारा लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो इस तरह से कई जो होते हैं एस्पिरेंट्स, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, आपकी अलग होती है। जो आपसे आगे आने वाले होंगे उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होंगी। तो यहाँ पर भी राष्ट्रकूटास के भी यहाँ पर अगर हम देखें तो किंग्स जो होंगे अपने साथ डिफेंस फोर्सेस लेकर के आएंगे, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी इनको यहाँ पर दिखानी है। वो भी अपने आप के बचाव के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे। दैट इज़ वाई दे कैरी अनॉर्मस डिफेंस फोर्सेस विद देम व्हेन दे गो फॉर अ वॉर। तो यहाँ पर जब ये हमारे किंग्स हैं, किंग्स दे पार्टिसिपेट इन वॉर, ये वॉर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन वॉर्स। और यहाँ पर किंग्स अपने साथ जो है डिफेंस फोर्सेस को ले करके जाते थे, डिफेंस फोर्सेस को लेकर के जाते थे। चीफ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे उनको लीडर बनाया जाता था, जिनकी एक पर्टिकुलर जॉब हुआ करती थी कि इनको जो है लीडर ही बनाना है,
इनकी अलग अलग जॉब्स हुआ करती थी अलग अलग टाइम के ऊपर। देखो हर टाइम सेम स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे तो फिर ऐसा तो नहीं चल पाएगा, तो वॉर जीतनी जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। जब वॉर जीतनी है तो कभी कभी आपको अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को एंड में भी भेजना पड़ता है, या अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को कभी कभी स्टार्टिंग में भी भेजना पड़ता है, ताकि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर वहाँ पर अगर आपने रोहित शर्मा को पहले भेजा है, उसने अच्छे से कोई जो है रन्स बनाए हैं, अच्छा स्कोर किया है, तो वो जो है आपको आगे तक वो चीज़ बेनिफिट दे करके जाती है। अगर वो नॉट आउट होता है, अगर वो कई बार क्या होता है कि वो अच्छा खिलाड़ी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वो पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो जाता है, तो इतना तो यहाँ पर जो है चीज़ों को रोटेट करना पड़ता था। जो ये लीडर्स लेकर के जाते थे, जो चीफ्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हुआ करते थे, ये लीडर्स हुआ करते थे, कभी कभी इनको शिफ्ट करना पड़ जाता था, इनकी रोटेशन हुआ करती थी, इनको रोटेट कर दिया जाता था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि उस जगह की जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं, उस जगह का जो है वो क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, या सामने वाले की स्ट्रैटेजी कैसी है, उस अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को एट द लास्ट मोमेंट के ऊपर भी आप चेंज कर देते हो। तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, आप रोटेट कर जाते हो, आप एकदम से रोटेट कर जाते हो। यहाँ पर राष्ट्रकूटास के जो किंग हुआ करते थे, वो अपने लीडर्स को भी इसी तरह रोटेट कर देते थे, कभी ना कभी उनको रोटेट कर देते थे। तो कभी कोई आगे होता था, कभी कोई आगे होता था। तो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम स्ट्रेटेजी लेकर के ये वॉर में जाएंगे, नहीं तो ये हर बार वॉर जीत ही ना पाते। जितनी राष्ट्रकूटास ने वॉर्स में अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, हर बार ये जीतते आए हैं, दैन एनॉर्मसली दे एक्सपैंडेड देयर एम्पायर, इतना एम्पायर एक्सपैंड किया। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि एक ही स्ट्रैटेजी से आप करते जाओगे, सामने वाले को आपकी स्ट्रैटेजी कभी ना कभी समझ में आने लग जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी हर बार यूज़ करते रहें, उसको बदलने की भी ज़रूरत होती है, उसकी रोटेशन कर देते थे। तो यहाँ पर हम राष्ट्रकूटास की आर्मी को डिस्कस कर रहे थे। राष्ट्रकूटास की आर्मी को यहाँ पर जैसे हमने डिस्कशन किया, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो किंग्स थे, आई हैव अर्लियर टॉक्ड अबाउट दिस दैट किंग्स टू पार्टिसिपेट इन वॉर्स, ये भी पार्टिसिपेट करते थे, ये भी वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे। साथ के साथ यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस को लेकर के जाते थे, डिफेंस फोर्सेस को लेकर के जाते थे। यहाँ पर चीफ्स हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, और ये जो होते थे ये एज अ लीडर हुआ करते थे, ये लीडर्स हुआ करते थे। और इनकी तो जॉब लीडर की थी, ये लीडरशिप के लिए बहुत अच्छे थे, तो ये लीडर्स के लिए यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर पा रहे थे, तो ये लीडर्स थे हर चीज़ के लिए। तो इनको भी यहाँ पर रोटेट किया जाता था, इनको रोटेट कर देते थे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी सिचुएशन होती थी उसके अकॉर्डिंग इनको रोटेट कर दिया जाता था, तो इनकी रोटेशन हो जाती थी। अगर हम आगे बात करें विद रिस्पेक्ट टू द राष्ट्रकूटास इकोनॉमी, अब हम इनकी इकोनॉमी को डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रकूटास की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रकूटास की जो इकोनॉमी है, हम इसे अगर हम डिस्कस करें तो इनके एम्पायर में जो इकोनॉमी हुआ करती थी राष्ट्रकूटास के एरा में दैट वाज मेनली एग्रीकल्चर। इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज़्यादातर बेस्ड थी। इकोनॉमी जो थी इनकी वो मेनली एग्रीकल्चर ही हुआ करती थी, एग्रीकल्चर इनकी मेन इकोनॉमी थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्रीकल्चर में ये और क्या ये ग्रो करते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट और एक इनका जो प्रिंसली क्रॉप हुआ करता था, ये प्रिंसिपल क्रॉप था इनका। इनका प्रिंसिपल जो क्रॉप था, सॉरी अगर मैंने प्रिंसली बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी, दैट इज़ प्रिंसिपल क्रॉप। जो इनका मेन क्रॉप था वो कॉटन था। कॉटन जो था कॉटन जो था वो इनका मेन क्रॉप और प्रिंसिपल क्रॉप है, इनका प्रिंसिपल क्रॉप हुआ करता था।
और ये जो कॉटन हुआ करता था ये ग्रो किया जाता था सदर्न रीजन्स में। ये साउथ का जो रीजन था, सदर्न रीजन, यहाँ पर ज़्यादा ग्रो किया जाता था, लाइक गुजरात। आज भी आप देखोगे तो गुजरात के एरिया में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हुई दिखाई देगी। इफ़ यू हैव रेड ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आपने ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ऑफ टेक्सटाइल, तो ये ज़्यादातर हमें गुजरात के एरिया में ही दिखाई देती है। तो गुजरात के एरिया में ही हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो गुजरात का एरिया आ गया। और कॉटन तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि ये हमारे महाराष्ट्र का रीजन है, जो वहाँ पर भी इसे ग्रो किया जाता था। यहाँ पर भी इसे ग्रो किया जाता है महाराष्ट्र के रीजन में, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक और रेगूर सॉइल। जो रेगूर और ब्लैक सॉइल होती है, दोनों एक ही सॉइल्स हैं, ये दोनों के नाम, इसे ब्लैक और रेगूर सॉइल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इस सॉइल के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर कॉटन को जो है वो ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कॉटन ज़्यादातर महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है। तो गुजरात का एरिया आ गया हमारा। हमारा एरिया और कौन सा आएगा यहाँ पर? खंदेश और बेरार। इस रीजन्स में हमें ज़्यादातर कॉटन का जो ग्रो है, कॉटन की जो क्रॉप है, ये यहाँ पर ग्रो करती हुई दिखाई देगी। और अगर हम यहाँ पर कुछ एरियाज़ के यहाँ पर नाम लिखें, जैसे कि एरियाज़, जैसे कि हमारा टगारा का एरिया था, या उज्जैन था, हमारा पैठान एरिया है, पैठान एरिया हो गया। और एक हमारा रीजन हो गया गुजरात, गुजरात का रीजन हो गया। ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स हैं और सेंटर्स हैं ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सब रीजन्स जो थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, हमारे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, प्लस इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। अभी मैंने बात की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें गुजरात में दिखाई देगी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गुजरात में होने का जो कारण है वो एक जोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर भी, बहुत सारे जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वहाँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक तो देखो ये सी पोर्ट के पास भी था, मुंबई में भी ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोई टाइम पर होती थी, लेकिन वहाँ से ये शिफ्ट जो हो चुकी थी हमारे गुजरात के एरिया में। बिकॉज के जो मुंबई का एरिया है, दैट यू नो, मुंबई बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है। यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एक तो यहाँ पर जो आप रेंट्स वगैरह आप देख लो मुंबई में, मुंबई में रेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो वहाँ पर लाइवलीहुड इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ऑफ अ मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके लिए मुंबई जैसा एरिया अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो गुजरात का एरिया वो अफोर्ड कहीं ना कहीं तो कर ही लेगा। कहीं ना कहीं तो गुजरात का एरिया आप अफोर्ड कर ही लोगे, अगर आप किसी इंडस्ट्री में अच्छे जो है आप अच्छी वेजेस आपको मिल रही हैं, अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं गुजरात के एरिया में सरवाइव कर पाओगे। लेकिन यही मुंबई के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, मुंबई का जो इतना एक्सपेंस है वो हमें उठाना, हमारी पॉकेट ही जो है हमें मिडिल क्लास फैमिलीज़ को वो जो है इजाज़त ही नहीं देता। वो इतना ज़्यादा हमें अफोर्ड नहीं कर पाते हम वहाँ पर रहना। हमारे मुंबई जैसे एरियाज़ में रहना, दैट इज़ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक बिज़ी स्केड्यूल है, बिज़ी लाइफ है, तो वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुंबईकर्स नो हाउ दे सर्वाइव। जो मुंबईकर्स होंगे उनको पता होगा कि वो किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका गुजरात में शिफ्ट होने का पहला कारण यही था कि यहाँ पर जो हमें लेबर जो इंडस्ट्री को मिल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है लो कॉस्ट पर भी काम करने के लिए रेडी थी।
वो लो वेजेस के ऊपर भी काम करने के लिए रेडी थी, क्योंकि वहाँ पर उनको जो एक्सपेंसेस थे मुंबई से कम पड़ते थे। तो मुंबई जैसे शहर में रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और गुजरात में रहना जो है वो उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है जितना मुंबई में है। लेकिन वहाँ पर टेक्सटाइल जो था उसे ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुंबई से गुजरात तक आप टेक्सटाइल को इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को वहाँ पर लेके जाना, फिर उसे प्रोसेस करना रॉ मटेरियल को, वो भी एक मुश्किल टास्क है। तो जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ शिफ्ट ही वहाँ पर हो गई, क्या ताकि वहाँ पर भी देखो गुजरात में भी तो कॉटन ग्रो हो ही रही थी। कॉटन के ग्रो होने का कारण ही गुजरात में भी प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पर भी ये अच्छी खेती थी गुजरात में भी। तो वहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से फ्लरिश की, क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता था। तो इस वजह से भी बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो गुजरात में शिफ्ट हुई। और गुजरात में एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक अच्छा सेंटर, इम्पोर्टेंट सेंटर होने का कारण भी यही है। तो यहाँ पर जो है कुछ कारण आप इंक्लूड भी कर सकते हो जब आप ज्योग्राफी फैक्टर पढ़ोगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर से भी अगर इकोनॉमिकल फैक्टर से देखो तो यहाँ पर जो है कॉटन ग्रो होने की वजह से, रॉ मटेरियल अच्छा मिलने की वजह से, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स अच्छे होने की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना हमारा गुजरात फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ से भी उन्हें अच्छी खासी इकोनॉमी जो है वो मिल पा रही थी, और ये एक पोर्ट सिटी भी था। यहाँ पर पोर्ट्स भी थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा था, आप जो है ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हो। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होने का एक कारण बनता है। तो हमने यहाँ पर आगे अगर हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रकूटास की जो इकोनॉमी थी वो किस तरह की थी। यहाँ पर हमें एक कैलिकोस मिलता है, एक हमें कैलिकोस मिलता है। कैलिकोस भी एक मटेरियल है ऑफ अ कॉटन क्लोथ। इसे कॉटन क्लोथ का भी मटेरियल कहा जा सकता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बुरहानपुर और बेरार के रीजन में की जाती थी। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, इसे मैन्युफैक्चर किया जाता था बुरहानपुर प्लस बेरार के रीजन में, और इसे एक्सपोर्ट किया जाता था। इसे एक्सपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्टेड टू पर्शिया में, टर्की में, पोलैंड में, अरेबिया में और कैरियोट में। इन जगहों पर इसे एक्सपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट के रीजन्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और अगर हम आगे यहाँ पर इकोनॉमी की ही बात करें, आई विल राइट ओनली इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी की ही बात करें तो जो मैसूर था, दैट वाज अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ वुड, सैंडल, टिम्बर एंड इबोनी। तो यहाँ पर मैसूर जो था ये एक अच्छा प्रोड्यूसर था। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुआ करती थी, एक तो वुड की, एक सैंडल की। ये पहनने वाला, पाँव में पहनने वाला सैंडल नहीं है, दिस इज़ चंदन। ये चंदन होता है। सैंडल को हिंदी में चंदन बोला जाता है। तो जो चंदन था उसकी भी यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुआ करती थी मैसूर में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो टिम्बर जो था, टिम्बर भी एक काइंड ऑफ अच्छी क्वालिटी की एक वुड होती है। टिम्बर जो होती है ये भी एक जो है वुड है, क्वालिटी ऑफ अ वुड है टिम्बर। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे से अच्छा जो है यहाँ पर एक गुड प्रोड्यूसर था टिम्बर का भी मैसूर। साथ के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो इबोनी, इबोनी भी एक ट्री है जो विच इज़ फेमस फॉर द वुड। ये भी वुड के लिए बहुत फेमस है इबोनी। इबोनी इज़ अ ट्री जिसकी वुड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूसर था मैसूर इबोनी का।
इबोनी का भी बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था। इबोनी की भी यहाँ पर जो है हमें प्रोडक्शन अच्छी मिलती थी मैसूर में। तो इबोनी भी एक वुड है। इबोनी इज़ अ ट्री जिसकी जो वुड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलती है। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो हमारे पास रीजन है एक तो हमारा कुडप्पा रीजन है हमारा, साथ में एक रीजन है बेल्लारी का, कुर्नूल का और गोलकोंडा का रीजन। ये जो सभी रीजन हैं ये सेंटर हैं फॉर माइनिंग द डायमंड्स। यहाँ पर हमें डायमंड्स के माइंस ज़्यादा दिखाई देंगे। ये इम्पॉर्टेंट सेंटर है, इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं ये। माइनिंग डायमंड्स, यहाँ पर डायमंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर माइंस हैं जो जहाँ से हमें डायमंड्स जो हैं वो मिलते हैं। कुडप्पा का रीजन, बेल्लारी में, कर्नूल्स में, गोलकोंडा में, यहाँ पर हमें डायमंड्स ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे कैपिटल की, मन्याखेता और देवगिरी की, कैपिटल मन्याखेता की और देवगिरी की बात करें, यहाँ पर देवगिरी की यहाँ पर बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट सेंटर थे फॉर डायमंड एंड ज्वेलरी ट्रेडिंग के लिए। तो ये ज्वेलरी और डायमंड ट्रेडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। ये डायमंड एंड ज्वेलरी की जो ट्रेडिंग थी उस ट्रेडिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। यहाँ पर डायमंड और ज्वेलरी की जो ट्रेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा जो है की जाती थी और ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। तो ये था हमारे राष्ट्रकूटस की इकोनॉमी। इसके बाद हमारे राष्ट्रकूटस का आर्किटेक्चरल पार्ट रहता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम हमारे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में ही बात करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच once again for watching the videos, and thank you so much for subscribing my channel and showing such a support towards my channel. Thank you so much once again, and also join my official telegram channel जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको इस लेक्चर के जो पीडीएफ फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अगर हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी अपडेशन होता है देन आई विल बी अपडेटिंग इट ऑन माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर मैं आपको अपडेशन देती रहूँगी। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच once again and keep watching the videos.